सोचिए जरा, अगर ये कहा जाए कि भारत का ईंधन अब सिर्फ कुओं से नहीं बल्कि खेतों से भी आ रहा है। जी हाँ, यही तो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का कमाल। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो हमारी गाड़ियों से लेकर किसानों तक हर किसी के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहा है। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है उसका एक हिस्सा सीधा हमारे भारतीय खेतों में उग सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यही इथेनॉल ब्लेंडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है और यकीन मानिए ये भारत में फ्यूल की पूरी कहानी ही बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो खेतों वाला फ्यूल है ये बनता कैसे है? चलिए आज इस पूरे सफर को ट्रैक करते हैं, बिल्कुल खेत से लेकर आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक तक, और समझते हैं कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग आखिर चीज क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है, मतलब एक अल्कोहल। और ये बनता किससे है? हमारे ही खेतों में उगने वाले गन्ने, शीरे और दूसरे अनाजों से। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक रीन्यूएबल फ्यूल सोर्स है, मतलब इसे बार बार उगाया और बनाया जा सकता है। अच्छा, तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना। जब हम E10 फ्यूल की बात करते हैं तो इसका मतलब है 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। और E20? बिल्कुल सही, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। और सुनिए, भारत का टारगेट बहुत बड़ा है, 2025-26 तक पूरे देश में E20 फ्यूल पहुंचाना। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले खेतों से गन्ना और अनाज यानी कि कच्चा माल लिया जाता है। स्टेप 2, डिस्टिलरीज इस कच्चे माल को इथेनॉल में बदल देती हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जिन्हें हम OMCs कहते हैं, इस इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करती हैं। और आखिर में चौथा स्टेप, ये ब्लेंड किया हुआ फ्यूल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, जहां से हम इसे अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, हमारी गाड़ी के इंजन पर इसका क्या असर होता है? देखिए, इथेनॉल एक हाई ऑक्टेन ऑक्सीजनेट की तरह काम करता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आसान भाषा में इसका मतलब है कि फ्यूल और अच्छी तरह से जलता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो तो E20 के लिए ही डिजाइन की गई हैं। हाँ, पुरानी गाड़ियों में हो सकता है माइलेज थोड़ा सा कम हो जाए और शायद उनके कुछ रबर या सील वाले पार्ट्स को अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं रफ्तार की। भारत अपने E20 के टारगेट की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है? और इसका जवाब है जबरदस्त तेजी से, मतलब उम्मीद से भी कहीं ज्यादा तेज। ये कहानी वाकई स्पीड की है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत ने 10% ब्लेंडिंग का टारगेट जून 2022 में ही पूरा कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कमाल है। 2022-23 में ये एवरेज ब्लेंडिंग 12% पर पहुंच गई। अगले ही साल 2023-24 में ये बढ़कर 14.6% हो गई और अब अनुमान यह है कि 2025 की शुरुआत तक हम 18% को भी पार कर जाएंगे और 2025 के बीच तक 20% के लक्ष्य के बिल्कुल करीब होंगे। और ये सारी तरक्की हमें एक मैजिक नंबर पर ले आती है, 19 से 20%। जी हाँ, ये वो लेवल है जिसे भारत जुलाई 2025 तक ही हासिल कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपना E20 का टारगेट, जो 2025-26 का था, उसे समय से पहले ही पूरा करने वाले हैं। इतनी तेजी, इतना जोर, आखिर सरकार इस पॉलिसी को लेकर इतनी सीरियस क्यों है? इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं, 3 बिग विन्स जो इसे देश के लिए एक टॉप प्रायोरिटी बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल का इंपोर्ट कम होता है और इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व बचता है। दूसरी बड़ी जीत है किसानों के लिए। इससे गन्ना और अनाज की एक पक्की डिमांड बनी रहती है, जिससे किसानों और चीनी मिलों दोनों की कमाई बढ़ती है। और तीसरा फायदा है हमारे पर्यावरण के लिए। जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो जाता है। तो मतलब देश का पैसा भी बचा, किसान भी खुश और पर्यावरण भी बेहतर। हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। पुरानी गाड़ियों पर माइलेज का क्या असर होगा और गाड़ियों के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी को लेकर स्टैंडर्ड्स कितने क्लियर हैं, इन सब पर अभी भी बहस चल रही है। लेकिन ओवरऑल इस पॉलिसी को सपोर्ट बहुत तगड़ा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस सब का फायदा असल में जा किसकी जेब में रहा है? ये कोई एक सेक्टर नहीं है,
ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसकी पूरी एक वैल्यू चेन है और हर कोई इसमें कमा रहा है। देखिए, सबसे पहले आते हैं चीनी मिलें और अनाज से इथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरीज। फिर आती हैं वो इंजीनियरिंग कंपनियां जो इन प्लांट्स को बनाने की टेक्नोलॉजी देती हैं। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जो इसे खरीदकर पेट्रोल में मिलाती हैं और हम तक पहुंचाती हैं। और आखिर में ऑटो कंपनियां जो अब E20 कंपैटिबल इंजन और पार्ट्स बना रही हैं। तो देखा, ये एक पूरी चेन है। यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी नोट, हमने जिन भी कंपनियों या सेक्टर्स के नाम लिए हैं वो सिर्फ समझाने के लिए एक उदाहरण के तौर पर हैं। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न समझा जाए। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये रास्ता बिल्कुल आसान है? नहीं, आगे कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है। इन चुनौतियों में सबसे पहली है फीड स्टॉक, यानी कच्चे माल की सप्लाई। ये पूरी तरह से चीनी और अनाज की पैदावार पर निर्भर करती है, जो ऊपर नीचे होती रहती है। फिर गन्ने की खेती में पानी बहुत लगता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इथेनॉल बन तो गया, पर उसे देश के कोने कोने में डिपो तक पहुंचाने का लॉजिस्टिक्स भी एक चैलेंज है। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की, पुरानी गाड़ियों के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी और ग्राहकों को माइलेज में जो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, उसके भरपाई के लिए कीमत को सही रखना, ये भी सोचना होगा। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? बहुत सिंपल। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब खेतों से निकले इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना, और भारत E20 के अपने लक्ष्य की तरफ रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। क्यों? ताकि तेल का इंपोर्ट कम हो, किसानों की आमदनी बढ़े और प्रदूषण पर भी लगाम लगे। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जब ईंधन, खेत और फैक्ट्रियां ये तीनों एक साथ मिल जाएं, तो भारत के भविष्य के लिए इनके बीच का सही बैलेंस, वो सही संतुलन क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर। हमेशा की तरह एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय या निवेश सलाह न समझें। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।